सर, आज बात करूँगा ओटीआर एंड पीएआर क्या होता है। तो आज दोपहर में मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट किया था, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया कि ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रिकंस्ट्रक्शन, और मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि ओटीआर जो है कंपनी 2020 साल के बाद जो है फाइनेंस कंपनी ने कस्टमर और कंपनी दोनों के अच्छे के लिए ये जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो इसमें हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये जो ओटीआर है इससे कंपनी का क्या फ़ायदा हुआ और कस्टमर का भी क्या फ़ायदा हुआ, और उसके बाद हम जानेंगे कि पीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है और पीएआर होता क्या है। पीएआर का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट किस हिसाब से बनाया जाता है वो भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक। अगर आप फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो, अगर आप फाइनेंस को जानना चाहते हो, अगर आप एचएस कैंडिडेट हो, ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, फ्यूचर में आपको फाइनेंस में जॉइन करने का प्लान है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत चला आए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रिकंस्ट्रक्शन। अभी ओटीआर ने कंपनी का क्या फ़ायदा हुआ और कस्टमर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर के लिए ही कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करता है तो कस्टमर के लिए, कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो जो है कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो कंपनी का नाम भी खराब होगा और कस्टमर के हिसाब से कंपनी का जो है इमेज भी खराब होगा। तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है सबसे पहले कस्टमर के बारे में सोचता है, उसके बाद कंपनी खुद अपने बारे में सोचता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, कंपनी कस्टमर के बारे में जो सोचा, कस्टमर के बारे में सोचा, लेकिन कस्टमर से ज़्यादा फ़ायदा कंपनी को खुद हुआ है। क्यों हुआ है? ये वीडियो के अंत तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो हाँ, तो जब लॉकडाउन शुरू होने के बाद 8-9 महीने जो है लगभग काम सारा बंद हो चुका था आदमी का। बड़े-बड़े फैक्ट्री बंद हो चुका था। अभी फैक्ट्री बंद होने के कारण जो है देखिए, छोटा-छोटा जो माइक्रो लोन है ना, माइक्रो फाइनेंस का लोन जो है बड़े-बड़े आदमी नहीं लेते हैं। माइक्रो लोन जो है वो लेबर टाइप लोग होता है, जो दूसरे के फैक्ट्री में काम करता है, लेबर का काम करता है, बाहर में काम करता है, कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वही लोग माइक्रो फाइनेंस का लोन लेता है। और बिज़नेस लोन जो है बड़े-बड़े व्यापारी लोग बिज़नेस लोन भी लेता है। तो ये जो हम प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, ये माइक्रो लोन और बिज़नेस लोन और व्हीकल लोन सभी के ऊपर सभी प्रोडक्ट के ऊपर ही विवेचित होके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कस्टमर जब काम बंद हो गया ना, तो कस्टमर जो है अपना ईएमआई सही टाइम पे नहीं कर पा रहा था कंपनी को। तो कंपनी को जब पे नहीं कर पा रहा था 8-9 महीने से, कंपनी का मतलब ईएमआई नहीं पे कर पाया, और वहाँ इस टाइम पे रिज़र्व बैंक भी अनाउंस कर दिया था कि कस्टमर को मतलब ईएमआई पे करने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में भी पे कर सकता है। शायद कुछ नोटिस आया था, मेरे को ठीक-ठाक पता नहीं है। तो कस्टमर तो 3 महीने 4 महीने करके 8-9 महीने पे नहीं किया। उसके बाद जो है कस्टमर का जो है पोर्टफोलियो जो है, मतलब अपना लोन जो है एनपीए में जाने वाला था। एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कोई कस्टमर 90 डेज़ तक कंटिन्यूअसली अगर पेमेंट नहीं करता है, तो वो कस्टमर को नॉन परफॉर्मिंग एसेट चला जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर चला जाता है तो कंपनी को क्या लॉसेस होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर चला जाता है, कंपनी को लॉसेस होता है, वो कस्टमर का पैसा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कंपनी को वकील को मतलब वकील को पैसा देके केस करवाना होता है, बार-बार रिकवरी एजेंट कस्टमर के घर जाता है, और इससे कस्टमर का क्या लॉसेस होता है? कस्टमर अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा तो कस्टमर का जो है सिविल पूरी तरह डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, उसी हालत में कस्टमर कहीं भी जगह पे लोन नहीं पाएगा, लोन उनको मिलेगा नहीं। ऐसी हालत ख़राब है, कस्टमर ईएमआई नहीं भर कर पे कर रहा है, उसका बिज़नेस डाउन है, इनकम नहीं चल रहा है, और उसी टाइम पे तो कस्टमर को सबसे कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो कंपनी ने क्या किया उस टाइम पे, ओटीआर शुरू किया। ओटीआर शुरू किया किस कस्टमर के लिए? जो कस्टमर लॉकडाउन से पहले अच्छा खासा पेमेंट कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन के सिचुएशन में 8-9 महीने पेमेंट सही नहीं कर पाया, तो उनके लिए कंपनी ने एक लोन अनाउंस कर दिया। उन लोन अनाउंस में क्या किया?
उन लोन अनाउंस के माध्यम से कंपनी ने बोला कि आपका जो जितना ओवर ड्यू अमाउंट हम इसी लोन के अंदर से काट लेंगे कुछ पैसा जो है आपके जो है अकाउंट में भी हम दे देंगे। तो क्या होता है, बहुत सारे कंपनी जो है कस्टमर को अकाउंट में पैसा दिया, लेकिन बहुत सारी कस्टमर जो है सिर्फ ओटीआर करके जो है कस्टमर का लोन जो है रेगुलाइज कर दिया, कुछ ईएमआई बढ़वा दिया। ईएमआई जो है अगर 24 ईएमआई था, 2-3 ईएमआई बढ़वा दिया। कुछ ऐसा भी है क्या, कुछ कस्टमर के कि जितना अगर 2000 ईएमआई था, 500 या 400 रुपये ईएमआई बढ़ा दिया, लेकिन सेम ईएमआई रख दिया। तो कुछ किस्त अमाउंट बढ़ा के कस्टमर का जो है लो डीपीडी जो 90 प्लस डीपीडी हो रहा था, उसको जो रेगुलर बकेट में लेके आ गया। रेगुलर बकेट में जब लेके आ गया तो कंपनी का क्या फायदा हुआ? कंपनी का फायदा ये हुआ कि वो कस्टमर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं गया। और कस्टमर का क्या फायदा हुआ? कस्टमर का जब बकेट में कस्टमर का जो है सिविल रेगुलर बकेट में शो कर रहा है, तो कस्टमर को जो है दूसरे जगह से लोन भी उनको आराम से मिल गया। अभी जिनका बिजनेस था, दूसरे जगह से लोन लेके अपना जो सिचुएशन ठीक करके अपना बिजनेस चालू कर दिया, फिर धीरे धीरे अपना ईएमआई भी भर दिया, उसका सिविल भी ठीक हो गया, पैसा भी मिल गया, लोन भी मिल गया, आराम से चल गया। और कंपनी का जो है लॉसेस भी नहीं हुआ। एनपीए में अगर चला जाता है तो पैसा रिकवर करना मुश्किल था, लेकिन रेगुलर करने से क्या होगा, कंपनी का पैसा आराम से रिटर्न आ गया। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, कस्टमर का भी फ़ायदा हुआ, बिजनेसमैन जो कस्टमर का कंपनी का भी फ़ायदा हुआ, दोनों का फ़ायदा सोच के ये ओटीआर कंपनी ने लॉन्च किया था। अभी हम बात करेंगे पीएआर। पीएआर का मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। हर साल कंपनी जो है हर कंपनी अपने हिसाब जो है हर ईयर का अपना जो एम्प्लॉय को एक अप्रेजल देता है। अप्रेजल मतलब सैलरी जो है, सैलरी इंक्रीमेंट करता है। ये अप्रेजल जो होता है, अप्रेजल किस हिसाब से होता है? अप्रेजल में जो है हर एम्प्लॉय को रेटिंग दिया जाता है। ये रेटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये रेटिंग डिपेंड करता है एक एम्प्लॉय उस कंपनी में एक साल में कितना दिन अटेंड किया, मतलब छुट्टी कितना लिया वो एम्प्लॉय, उसके बाद पूरे साल में कितना बार अपना टारगेट वो कंप्लीट किया, ये चीज़ देखा जाता है। एम्प्लॉय का अटेंडेंस देखा जाता है, कस्टमर का एम्प्लॉय का कलेक्शन रिपोर्ट देखा जाता है, कस्टमर का मतलब सॉरी एम्प्लॉय कितना दिन छुट्टी लिया, सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करके कंपनी एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो है एम्प्लॉय को एक रेटिंग दिया जाता है। 4 रेटिंग जो होता है वो आउटस्टैंडिंग जो एम्प्लॉय होता है उसको 4 रेटिंग दिया जाता है। 3 रेटिंग उस कस्टमर को उस एम्प्लॉय को दिया जाता है जो मतलब अपना टारगेट ऑलमोस्ट 12 महीने के अंदर 8-9 महीने अपने टारगेट कंप्लीट किया। 2 रेटिंग दिया जाते हैं जिसका मतलब पूरे साल में 50% टारगेट कंप्लीट हुआ, मतलब 6 महीने कंप्लीट हुआ, 6 महीने नहीं हुआ। और 1 रेटिंग जिसको दिया जाता है मतलब पूरे साल में 1-2 महीने टारगेट कंप्लीट किया, जो उसको 4 रेटिंग दिया जाता है। मेरा कंपनी जब मैं एल&टी फाइनेंस में था, वहाँ पे 20% अप टू 25% तक हाइक दिया जा रहा था। दूसरे कंपनी के बारे में मेरे को उतना पता नहीं है। बहुत सारे भाई लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है कि सर यहाँ पे सिर्फ मेरे को 5-6% ही, कंपनी में 5-6% 7% ही इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन एल&टी फाइनेंस में 25% तक इनके मतलब सैलरी हाइक दिया जाता है अगर आपको 4 रेटिंग हो। 3rd रेटिंग होता है तो आपका सैलरी जो है अप टू 50%, अगर 2 रेटिंग मिलता है तो अप टू 10% और 1 मिलता है तो 4-5%। और उसी के हिसाब जो है आपका सैलरी जो है इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट सैलरी जो है बढ़ता है। तो यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। उसी रिपोर्ट के हिसाब से रेटिंग के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ता जाता है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।